गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ डॉक्टर विशाल तिवारी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है औद्योगिक क्रांति के परिणाम। इससे पहले के जो वीडियो था उसके अंदर हम लोगों ने देखा था औद्योगिक क्रांति क्या थी, औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या था, उसका काल क्या था, उसके अलावा कि यह इंग्लैंड में ही सर्वप्रथम क्यों हुई और औद्योगिक क्रांति के कारण क्या क्या थे। उन सब कारणों का हम लोगों ने विस्तृत रूप में पठन किया है, आपको मैंने बताया उसके बारे में। तो अब उस क्रांति के परिणाम क्या निकले, जिन कारणों से ये क्रांति हुई, उसके बाद एक इस क्रांति का परिणाम क्या निकले उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसके अलग अलग परिणाम निकले, उसमें से आर्थिक परिणाम अलग हैं, ठीक है, सामाजिक परिणाम अलग हैं, राजनीतिक परिणाम अलग हैं। तो इन सभी परिणामों को हम लोग एक रूप में अलग अलग उनका विवरण करेंगे। बात करते हैं आर्थिक परिणामों की, ठीक है। औद्योगिक क्रांति के आर्थिक परिणाम, पहला है घरेलू उद्योग का विनाश। औद्योगिक क्रांति का सर्वप्रथम विनाशकारी प्रभाव घरेलू उद्योग धंधों पर पड़ा। क्रांति के पूर्व कारीगर लोग अपने घर पर अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपने थोड़े से औजारों और सीमित पूंजी से काम करते थे। जिस वस्तु से रुचि होती थी उसी को बनाते थे और अपना निर्वाह कर लेते थे। वे लोग लगभग आत्मनिर्भर तथा स्वतंत्र थे। परंतु औद्योगिक क्रांति से घरेलू उद्योग धंधे ठप हो गए। मशीनों से जो उत्पादन होता था वह हाथ के उत्पादन से काफ़ी सस्ता और सुंदर होता था। अतः घरेलू उत्पादन की वस्तुओं के ग्राहक कम हो गए और कुटीर उद्योगों में काम करने वाले कारीगर बेकार हो गए। आजीविका के लिए इन स्वतंत्र एवं दक्ष कारीगरों को कारखाने में मजदूरी करने के लिए विवश होना पड़ा। इस प्रकार कारीगरों के स्वतंत्र व्यवसाय तथा व्यक्तित्व दोनों का अंत हो गया। दूसरा जो आर्थिक परिणाम था वह था बड़े कारखानों की स्थापना होना। औद्योगिक क्रांति के प्रारंभिक काल में छोटे छोटे कारखाने स्थापित किए गए थे। उनकी सफलता से प्रोत्साहित होकर लोगों ने सोचा कि यदि वे अपनी पूंजी बड़े कारखानों और मशीनों में लगाए तो अधिक फायदा हो सकता है। कुछ लोग ऐसे भी थे जो बड़े कारखानों के आंशिक मालिक बनने को इच्छुक थे। अतः बड़े बड़े कारखानों की स्थापना शुरू हुई जिसमें हजारों लोग एक साथ काम करते थे। संयोग की बात है कि बड़े कारखाने कार्यकुशल और लाभप्रद सिद्ध हुए। इस प्रकार के बड़े कारखानों में केवल मजदूर लोग ही काम नहीं करते थे, ऐसे लोगों को भी सेवा में रख लिया जाता था जो हर समय खर्च घटाने, प्रति व्यक्ति से अधिक काम लेने और कारखाने में बनने वाले माल के लिए और बाजार खोजने के लिए तौर तरीकों का अध्ययन कर सके। बड़े बड़े कारखानों में फैक्ट्री पद्धति अपनाई गई। इस पद्धति की मुख्य विशेषता ये थी कि जैसे एक ही कारखाने में असंख्य लोगों का एक साथ काम करना, दूसरा कार्य का विभाजन, तीसरा श्रमिकों पर निरीक्षकों की नियुक्ति, चौथा मशीनों का यांत्रिक शक्ति से चलना, पांचवा पूंजी का विशेष उद्योग में फंसा रहना और छठा श्रम के मूल्य को लेकर मालिक मजदूर संघर्ष। वस्तुतः औद्योगिक क्रांति ने वर्ग संघर्ष को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया। औद्योगिक क्रांति का जो आर्थिक परिणाम है उसमें तीसरा जो पॉइंट है वह है विशेषता का विकास। घरेलू उद्योग धंधों में वस्तुएं शुरू से अंत तक एक ही व्यक्ति द्वारा बनाई जाती थी, परंतु कारखाना पद्धति में यह व्यवस्था बदल गई। अब प्रत्येक व्यक्ति को एक ही वस्तु का छोटा मोटा काम करने को दिया जाता था और प्राय एक व्यक्ति दूसरे लोगों के काम के बारे में अधिक जानकारी नहीं होती थी। स्वयं काम करने वाला व्यक्ति ही एकमात्र विशेषज्ञ नहीं था। कारखानों में अन्य बहुत से विशेषज्ञ होते थे। उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं, एक कार में कई 100 पुर्जे होते हैं। अक्सर एक बड़ा कारखाना एक ही हिस्सा बनाता है। कुछ कारखाने स्क्रू बनाते हैं, कुछ बैटरियाँ बनाते हैं और कुछ कार का ढांचा बनाते हैं, कुछ टायर बनाते हैं और कुछ इंजन बनाते हैं। इन सभी हिस्सों को एकत्र करके एक अन्य कारखाने में जोड़ा जाता है। प्रत्येक कारखाना लाखों की तादाद में पुर्जे या हिस्सा तैयार करता है। इस प्रकार विशेषता का विकास हुआ, अर्थात एक वस्तु के एक ही पुर्जे अथवा हिस्सा बनाने की विशेषता बढ़ती गई। चौथा हुआ नए नगरों का विकास। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप गाँवों की जनसंख्या कम होती गई और औद्योगिक केंद्रों की आबादी बढ़ती गई, क्योंकि गाँवों के जिन लोगों ने अपना घर बार छोड़ा था उन्होंने औद्योगिक केंद्रों के आसपास अपने नए घर बनवा लिए। छोटे मोटे दुकानदार भी आजीविका की खोज में वहीं जा बसे। इस प्रकार औद्योगिक केंद्रों के आसपास नवीन नगरों का विकास होता गया। लीड्स, मैनचेस्टर आदि बड़े बड़े नगरों की नींव इसी क्रांति के कारण पड़ी। यूरोप में ही नहीं,
हमारे भारत में भी कुछ नए नगरों की नींव इसी कारण से संभव हो पाई थी। बात करते हैं आर्थिक परिणाम में ही पांचवा पॉइंट जो है वह था राष्ट्रीय बाजारों को संरक्षण। औद्योगिक क्रांति के बाद प्रत्येक विकसित देश के लिए यह आवश्यक हो गया कि वह अपने राष्ट्रीय बाजार को संरक्षण प्रदान करे, अर्थात उस पर नियंत्रण रखे। इस दृष्टि से अब राष्ट्रीय उत्पादन को महत्व दिया जाने लगा। अन्य राष्ट्रों की निर्मित वस्तुओं पर भारी चुंगी कर लगाया जाने लगा ताकि वे स्वदेशी वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा न कर सके और अगर करे भी तो अधिक मुनाफा न कमा सके। परंतु अपने देश में उत्पादित माल को अपने ही देश में खपाना भी जब असंभव हो गया तो पिछड़े एवं अविकसित देशों की मंडियों और बाजारों की तलाश करने का भार भी सरकारों पर आ पड़ा। इसी दृष्टि से औपनिवेशिक साम्राज्यवादी सरकारों ने उपनिवेशों के साथ व्यापारिक नियमों को काफ़ी कठोर बना दिया ताकि अन्य देश अथवा उनके अपने ही उपनिवेश एक दूसरे के साथ सीधा व्यापार न कर सके। आर्थिक परिणाम में नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है परस्पर निर्भरता। आर्थिक दृष्टि से औद्योगिक विकास ने संसार के सभी देशों को परस्पर निर्भर बना दिया। पहले प्रत्येक देश अपनी आवश्यकताओं को खुद पूरा कर लेता था। यातायात के उन्नत साधनों के अभाव में दूर दूर के देशों तक सामान पहुंचना भी सरल काम न था। परंतु अब स्थिति बदल गई थी। संसार के सभी बाजार एक दूसरे से जुड़ गए। आज यदि न्यूयॉर्क की मंडी में रुई का भाव बढ़ जाता है तो भारत पर भी इसका तत्काल प्रभाव पड़ेगा। औद्योगिक देशों को पिछड़े देशों से कच्चा माल चाहिए और पिछड़े देशों को मशीनें तथा तैयार माल चाहिए। इस प्रकार औद्योगिक क्रांति ने सभी को एक दूसरे पर निर्भर बना दिया। अन्य प्रभाव औद्योगिक क्रांति से अर्थव्यवस्था में हुए मौलिक परिवर्तनों के फलस्वरूप विकास की दर और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि की दर में वृद्धि हुई, जिससे राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय दोनों में वृद्धि हुई। विशाल औद्योगिक इकाइयों के लिए एक या कुछ ही व्यक्ति द्वारा पूंजी की पूर्ति अपर्याप्त तथा कठिन समस्या थी। अतः अंशों में विभाजित पूंजी को एकत्र करने के लिए संयुक्त पूंजी कंपनियों का विकास हुआ। प्रारंभ में इन कंपनियों को पूंजी उधार लेने का असीमित अधिकार था, परंतु बाद में सीमित उत्तरदायित्व का सिद्धांत लागू किया गया। औद्योगिक क्रांति से उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई तथा लागत में भी कमी आई। उदाहरण के लिए इंग्लैंड में 60 साल की अवधि में लोहे के उत्पादन में 37 गुना वृद्धि, कोयला उत्पादन में 10 गुना वृद्धि, कपास के उपयोग में 40 गुना वृद्धि। बड़े पैमाने की उत्पत्ति, आंतरिक और बाह्य बचतें मिलने से उत्पादन लागत भी बहुत कम हो गई थी। इससे सस्ती वस्तुएं उपलब्ध होने लगी। औद्योगिक क्रांति के पूर्व व्यापारिक वर्ग उद्योगपतियों पर हावी था और व्यापारिक वर्ग अधिक प्रभावशाली था, परंतु औद्योगिक क्रांति में बड़े उद्योगों की स्थापना तथा विकास विशाल पूंजी पर निर्भर था, जो पूंजीपति था उद्योगपतियों द्वारा ही उपलब्ध की जा सकती थी। अतः बड़े उद्योगों पर पूंजीपतियों का एकाधिकार हो गया। धीरे धीरे आर्थिक और राजनीतिक सत्ता का नियंत्रण भी पूंजीपति वर्ग के हाथों में केंद्रित होने लग गया। आपसी प्रतियोगिता को समाप्त करने की कोशिश में की प्रवृत्ति ने उन्हें संगठित होकर अधिक प्रभावशाली बना दिया। औद्योगिक क्रांति में बड़े पैमाने की उत्पत्ति, असमान वितरण और एकाधिकार प्रवृत्तियों से उत्पादकों और उपभोक्ताओं का प्रत्यक्ष संबंध समाप्त हो गया और उत्पादन तथा उपभोग में असंतुलन होने से व्यापार चक्रों की पुनरावृत्ति होने लगी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक संकट एक अनिवार्य अंग के रूप में सामने आया। उदाहरण इंग्लैंड में 1825, 1837, 1847, 1857, 1866, 1873, 1888, 1890, 1900, 1907, 1921 और 1930 की आर्थिक मंदियाँ औद्योगिक क्रांति में संकटों की आवृत्ति के ज्वलंत उदाहरण है। तो ये हमने देखे औद्योगिक क्रांति के आर्थिक परिणाम। अब बात करेंगे हम लोग औद्योगिक क्रांति के सामाजिक प्रभाव क्या रहे समाज के ऊपर। आर्थिक प्रभावों के भांति ही औद्योगिक क्रांति के सामाजिक प्रभाव भी काफ़ी महत्वपूर्ण थे। जहां एक और औद्योगिक क्रांति से भौतिक समृद्धि के नए युग का मार्ग प्रशस्त हुआ, वहीं दूसरी ओर सामाजिक उत्पीड़न, वर्ग संघर्ष और शोषण की शुरुआत हुई। इस प्रकार औद्योगिक क्रांति के प्रभावों में आर्थिक उत्थान और सामाजिक दुखों का विचित्र संयोग था। सामाजिक प्रभावों का संक्षिप्त विवरण हम इस तरह से देख सकते हैं। जैसे पहला, मध्यम वर्ग का उदय। औद्योगिक क्रांति के पूर्व समाज में मुख्यतः गरीब
और अमीर दो ही वर्ग प्रमुख थे। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप मध्यम वर्ग का तेजी से विकास हुआ। औद्योगिक विकास के लिए कारखानों की स्थापना आवश्यक थी और इसके लिए पूंजी तथा व्यावसायिक बुद्धि दोनों की जरूरत थी। मध्ययुगीन समाज के नेताओं अर्थात सामंतों के पास पूंजी तो थी परंतु व्यावसायिक बुद्धि नहीं थी। इसके अतिरिक्त सामंत लोग व्यवसाय को निम्न समझते थे अतः उन्होंने प्रारंभ में इसमें रुचि नहीं ली। मध्यम वर्ग के पास आवश्यक पूंजी और व्यावसायिक बुद्धि दोनों ही थी अतः इसमें पर्याप्त उन्होंने रुचि ली। फलतः औद्योगिक विकास के साथ साथ उनका भी विकास होता गया। वे श्रमिक जो आर्थिक दृष्टि से थोड़े बहुत संपन्न थे उन्होंने भी अपने स्वतंत्र व्यवसायों की शुरुआत कर दी। ऐसे लोग जो न तो मजदूरी कर सकते थे और न बड़े बड़े उद्योग ही स्थापित कर सकते थे उन्होंने व्यावसायिक कार्यों, दलाली, ठेकेदारी तथा अन्य व्यावसायिक संस्थाओं से नए वर्ग का निर्माण किया। इस वर्ग में बहुत से लोगों ने अच्छी दौलत कमाई, खूबसूरत इमारतें बनवाई और समुदाय के राजनीतिक तथा सामाजिक जीवन के प्रमुख बन गए। धीरे धीरे संपूर्ण विश्व की आर्थिक स्थिति पर मध्यम वर्ग का प्रभाव कायम हो गया। दूसरा पॉइंट है श्रमिकों की दयनीय स्थिति। औद्योगिक क्रांति ने उद्योगों के मालिकों को और अधिक अमीर बना दिया परंतु उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों की स्थिति को पहले से भी अधिक दयनीय बना दिया। उन्हें काम तो मिल गया परंतु उनके श्रम की उचित मजदूरी नहीं मिली। उन्हें कम से कम मजदूरी दी जाती थी और ज़्यादा से ज़्यादा काम लिया जाता था। पुरुषों को आमतौर पर प्रतिदिन 12 से 15 घंटे काम करना पड़ता था। विवश होकर उन्हें अपने स्त्रियों और छोटे बच्चों को भी काम पर भेजना पड़ा। महिलाओं को भी काफ़ी घंटे तक काम करना पड़ता था जो उनके लिए एक बड़ा कष्टदायक था। 6 या 7 वर्ष के बच्चों से काफ़ी काम लिया जाता था। औद्योगिक विकास के प्रथम चरण में कारखानों की सफाई का आमतौर पर कोई ख्याल नहीं रखा जाता था और चूंकि मशीनों में भी सुरक्षा के उतने ज़्यादा साधन नहीं थे इसलिए दुर्घटनाएं आमतौर पर हुआ करती थी। परंतु ऐसे अवसरों पर भी श्रमिकों को किसी भी प्रकार की राहत नहीं दी जाती थी। घायल अथवा बीमार मजदूरों की देखरेख की कोई व्यवस्था नहीं थी। जब किसी कारणवश कारखाने बंद हो जाते थे तो उन लोगों को रोजगार से निकाल दिया जाता था और उन्हें अस्थायी तौर पर बेरोजगार रहना पड़ता था। मजदूरों की सबसे बड़ी समस्या निवास स्थान की थी। इन लोगों को नगर के गंदे मकानों में जानवरों की भांति जीवन व्यतीत करना पड़ता था। उनके पास किसी प्रकार के राजनीतिक अधिकार भी नहीं थे। उनमें आपसी एकता का अभाव था क्योंकि उनमें से अधिकांश गांव के भोले भाले किसान थे जो पहली बार आजीविका की तलाश में शहरी जीवन बिता रहे थे। इन सब दोषों को दूर करने के लिए मजदूरों को एक दीर्घकालीन और तीव्र संघर्ष करना पड़ा। प्रोफेसर शार्प ने ठीक ही लिखा है कि अब श्रमिक संपत्तिहीन और गृहहीन प्रतिहारी मात्र रह गए थे। सामाजिक प्रभाव का जो तीसरा पॉइंट है वह है संयुक्त पारिवारिक प्रथा का छिन्न-भिन्न होना। औद्योगिक क्रांति ने प्राचीन युग से चली आ रही संयुक्त परिवार प्रथा को छिन्न-भिन्न कर दिया। कारखाना पद्धति में श्रमिकों को निश्चित समय तक काम करना पड़ता था और इसलिए उन्हें अपने परिवार के सदस्यों से अलग अलग रहना पड़ता था। काम पाने की इच्छा से वे यातायात के साधनों के विकास से श्रमिक गतिशीलता बढ़ी और संयुक्त परिवार प्रणाली का पतन आरंभ हुआ। अब उसके स्थान पर स्वतंत्र छोटे छोटे परिवारों का विकास हुआ। इन स्वतंत्र परिवारों का प्रेम युगल दंपति तक ही सीमित होता था जिससे पारिवारिक प्रेम का स्रोत सूखने लग गया। अब उनका ध्यान केवल अपने बच्चों तक ही सीमित रह गया। क्योंकि अब नारी भी कमाने लगी थी अतः उसकी आर्थिक स्वतंत्रता का युग आया। वह स्वतंत्र है, पुरुष के अधीन नहीं और न ही पुरुष पर आश्रित। इस प्रकार की भावना का विकास हुआ जिससे पवित्र प्रेम का स्रोत सूख गया। चौथा, अनैतिकता का विकास। औद्योगिक क्रांति का एक प्रमुख दोष यह रहा कि उसने समाज को अनैतिकता की तरफ धकेल दिया। मानव समाज का नैतिक पतन शुरू हो गया। भौतिक समृद्धि से शराब और जुआ का प्रचार इतना बढ़ गया कि समाज पतन के गर्त में जा फंसा। व्याभिचार, अनाचार, स्वार्थपरायणता आदि प्रवृत्तियों के विकास ने इसमें और अधिक सहयोग दिया। दुर्भाग्यवश इन बुराइयों का सबसे घातक प्रभाव निम्न श्रेणी के लोगों पर अधिक पड़ा। बात करते सामाजिक प्रभाव में पांचवा पॉइंट, जन स्वास्थ्य की समस्या। औद्योगिक विकास के साथ साथ शहरों में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य की समस्या भी अपने खतरनाक रूप से प्रकट हुई थी। अधिक समय तक बिना विश्राम किए तथा अस्वास्थ्यप्रद दूषित वातावरण में काम करने, गंदी बस्तियों में रहने तथा शुद्ध पेयजल की व्यवस्था न होने से अनेकानेक रोगों का प्रकोप बढ़ा। कारखानों के चिमनियों से निकलने वाले धुएं ने नगरों का वायुमंडल दूषित कर दिया। पेट्रोल तथा डीजल से चलने वाली गाड़ियों ने वातावरण को और अधिक दूषित बनाने में सहयोग दिया। इन सभी के परिणाम स्वरूप जन स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ा।
गंदी बस्तियों की समस्या। औद्योगिक क्रांति ने गंदी बस्तियों के विकास में महत्वपूर्ण योग दिया। श्रमिकों तथा निम्न आय के परिवार कारखानों के इर्द गिर्द बहुत सटे हुए क्वार्टर और झोपड़ों में बस गए। इस स्थिति ने गंदी बस्तियों को जन्म दिया। जहाँ कहीं भी कारखाने स्थापित हुए, इनकी संख्या बढ़ती चली गई और आज के नगरों में यह एक रोग के रूप में फैला हुआ है। गंदी बस्तियों में रहने वाले बच्चों पर वहाँ के वातावरण का घातक प्रभाव पड़ता था और बड़े होने पर उनमें से बहुत से अपराधी बन जाते थे। धीरे धीरे राजनीतिक और तथा समाज सुधारकों का ध्यान इस तरफ आकर्षित हुआ और वे अनुभव करने लगे कि गंदी बस्तियां समाज में सबके लिए महंगी पड़ती है। अतः गंदी बस्तियों वाले क्षेत्रों की समस्याओं पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा। 20वीं सदी में अधिकांश औद्योगिक देशों में इस स्थिति से उभरने के प्रयास होने लगे। हजारों गंदी बस्तियों को उजाड़कर उनके स्थान पर आधुनिक साफ सुथरी हवादार इमारतें बनाई गई, परंतु एशिया एवं अफ्रीका के देशों में अभी तक यह समस्या सुलझ नहीं पाई है। और सामाजिक प्रभाव में अन्य प्रभाव कुछ और भी पड़े हैं, उनको देख लेते हैं। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप जो परिवर्तन हुए उससे समाज का कायाकल्प हो गया। पुराने रीति रिवाज, रहन सहन का तरीका, वेशभूषा, धार्मिक विश्वास, कला और साहित्य तथा विज्ञान सब कुछ बदल गए। नए ढंग से नए समाज का अभ्युदय हुआ, जिसका निखरा हुआ रूप आज हमारे सामने मौजूद है। इसमें कोई संदेह नहीं कि औद्योगिक क्रांति ने मानव समाज की सुख सुविधा की वृद्धि में अद्भुत भूमिका निभाई है। तड़क भड़क, चमक दमक और भोग विलास की वस्तुओं की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। अच्छा कपड़ा, सुगंधित तेल, पाउडर, फर्नीचर, बर्तन, यातायात के उन्नत साधन, मनोरंजन के बढ़िया साधन इत्यादि का निर्माण तथा उनकी मांग निरंतर बढ़ती जा रही है। धन संपन्न लोग समाज में अपनी प्रतिष्ठा और प्रभाव को बनाए रखने के लिए बहुत अधिक शान शौकत से रहने लगे, जिसका प्रभाव सामान्य जनता पर भी पड़ा और उसमें भी जीवन स्तर को उन्नत बनाने की इच्छा जागृत हुई। 19वीं सदी के अंत में मनोरंजन अधिक लोगों के लिए सुलभ हो गया। सस्ते टिकट पर दिखाए जाने वाले नाटक और कंसर्ट यूरोप के अधिकांश शहरों और अमेरिका में रंगमंच पर खेले जाते थे। बाद में सिनेमा, रेडियो और टेलीविज़न ने नए किस्म का मनोरंजन प्रदान किया और दुनिया के सभी देशों में सर्वसाधारण को ज़्यादा सुलभ हुए। अब मनोरंजन भी अधिकाधिक घर के बाहर की चीज़ बन गया। बहुत से खेलों का बड़े पैमाने पर चलन हो गया, जिनमें बेसबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, बास्केटबॉल आदि मुख्य थे। अंतर केवल यही रहा कि जहां पहले लोग मनोरंजन वाले खेलों में स्वयं अधिक भाग लेते थे, वहां अब वे मात्र दर्शक बनकर रह गए। औद्योगिक क्रांति का प्रभाव लोगों में शिक्षा के प्रति चेतना का उदय है। अब अधिकांश लोग न केवल अपने बच्चों को शिक्षित बनाने की लालसा रखने लगे, अपितु वे स्वयं भी थोड़ा बहुत पढ़ लिख कर अपने समय की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भाग लेने को अधिक उत्सुक थे। बहुत से यूरोपीय देशों में, जापान और अमेरिका में प्राथमिक स्कूलों के माध्यम से निःशुल्क सार्वजनिक शिक्षा की व्यवस्था की गई तथा बड़े लोगों के लिए रात्रि में स्कूलें खोली गई। कुछ देशों में तो अनिवार्य स्कूली शिक्षा के कानून भी बनाए गए। औद्योगिक क्रांति से औद्योगिक केंद्रों और नगरों के विकास में प्रोत्साहन मिला। ग्रामीण लोग रोजगार पाने की दृष्टि से शहरों की ओर आकर्षित हुए। इससे ग्रामीण जनसंख्या का शनय शनय ह्रास होने लगा और गांव उजड़ने लगे। उदाहरण के लिए, जहां इंग्लैंड में 1700 ईस्वी में 77% लोग गाँवों में बसते थे, वहाँ 1900 ईस्वी में केवल 20% लोग गाँवों में रह गए और 80% लोग शहरों में रहने लगे। इस तरह बड़ी तीव्र गति से जनता का शहरीकरण हुआ। तो इस वीडियो में हम लोग ने औद्योगिक क्रांति के आर्थिक और सामाजिक प्रभाव देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग औद्योगिक क्रांति के राजनीतिक प्रभाव के ऊपर चर्चा करेंगे।